मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि के उपायों की चर्चा करेंगे। ये लेक्चर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ये हो सकता है शायद डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके एग्ज़ाम में ना पूछें, लेकिन अभी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए जब किसी भी देश में या अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति आपको देखने मिलती है, तो उसका जो केन्स के द्वारा जो एक उपाय सुझाया गया वो है इन्वेस्टमेंट डिमांड में वृद्धि का। तो हम किस तरह से इस निवेश में, जो कि समग्र मांग का या एग्रीगेट डिमांड का एक भाग है, उसमें वृद्धि की जा सकती है। किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन, आय, रोजगार, उपभोग तथा आर्थिक समृद्धि बहुत कुछ निवेश की मात्रा पर निर्भर करते हैं। अल्पकाल में उपभोग फलन स्थिर रहने से रोजगार और आय वृद्धि के लिए निवेश में वृद्धि आवश्यक हो जाती है, क्योंकि अल्पकाल में उपभोग फलन को मतलब कंजम्पशन डिमांड में उतना चेंजेस इतना पॉसिबल नहीं है। इस कारण उन्होंने कीन्स ने निवेश पर ज़्यादा फोकस किया। नो डाउट कंजम्पशन पे भी किया, लेकिन जो उनका मेन फोकस था वो निवेश में वृद्धि पर है। तो आय निवेश में वृद्धि किस प्रकार की जा सकती है? जब अर्थव्यवस्था में हम देख रहे हैं कि एक रिसेशनरी कंडीशन या मंदी की स्थिति आपको देखने को मिल रही है, उससे बाहर निकलने के लिए निवेश में वृद्धि एक रामबाण उपाय हो सकता है। तो इसके लिए क्या ये कारगर उपाय हो सकते हैं, जो अभी वर्तमान परिस्थिति में भी जो कोरोना के कारण हमारे देश में मंदी जैसी स्थितियाँ हमें देखने को मिलती है, उससे बाहर निकलने के लिए भी ये उपाय कारगर हो सकते हैं। तो पहली है सस्ती मुद्रा नीति। अब मुद्रा नीति के बारे में हमने पहले एक लेक्चर में डिस्कस किया है। मौद्रिक नीति या मुद्रा नीति क्या है? मुद्रा की पूर्ति और ब्याज दर से संबंधित जो नीति है, आरबीआई की जो नीति है वो मौद्रिक नीति है। अब इसकी दो तरह की हो सकती है, सस्ती मुद्रा नीति, चीप मनी पॉलिसी या टाइट मनी पॉलिसी। मतलब एक तो कठोर मुद्रा नीति और सस्ती मुद्रा नीति, दोनों में क्या डिफरेंस है? सस्ती मुद्रा नीति का मतलब है कि यदि आरबीआई अपनी सभी ब्याज की दरों में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर इन सब में कमी करती है और मुद्रा की पूर्ति को मार्केट में बढ़ाना चाहती है, तो वो सस्ती मुद्रा नीति है। और इसी के विपरीत यदि ब्याज दर को बढ़ाने के उद्देश्य से सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट इन सभी में वृद्धि करती है, तो वो कठोर मुद्रा नीति है, जो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रा की पूर्ति को कम करेगी और ब्याज दर को बढ़ाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर जब हमें निवेश को बढ़ाना है, तो हमने बात की थी निवेश और ब्याज दर में कैसा संबंध है? विपरीत संबंध है। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि निवेश में और निवेश डिमांड कर में यहाँ हमने ब्याज दर लिया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हम ले रहे हैं या इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, तो इन दोनों में क्या रिलेशन था? इन्वर्स रिलेशन था। ये हमने पूरा डिटेल में हमने डिस्कस किया था। तो यदि हमें निवेश को बढ़ाना है तो सस्ती मौद्रिक नीति का उपयोग करते हुए ब्याज की दरों में कमी करनी होगी। सस्ती मौद्रिक नीति के विपरीत अर्थव्यवस्था में पर्याप्त मात्रा में सस्ती एवं सुगम साख सुविधाओं को व्यापक विस्तार करने से है। निजी क्षेत्र को कम ब्याज दरों पर अधिकाधिक ऋण सुविधाएं देने से व्यापार एवं उद्योग में निवेश को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। जैसे हमने बात की थी कि ब्याज की दर यदि कम होगी तो ये निवेश को प्रोत्साहित करेगी। तो आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति के माध्यम से ब्याज की दरों में कमी करके निवेश को प्रोत्साहित कर सकती है, क्योंकि ब्याज दर एक तरह से लागत है पूंजी की, तो ब्याज कम होगी तो अर्थव्यवस्था के लिए, निवेश के लिए अनुकूल वातावरण देखने को मिलेगा, जिससे जो निवेशक है वो ज़्यादा निवेश कर पाएंगे। ठीक है। अब दूसरा है निगम करों में कमी। देखो, अब यहाँ पर हमने बात करी मौद्रिक नीति के माध्यम से हम किस तरह से निवेश को बढ़ा सकते हैं। इसमें सस्ती मौद्रिक नीति का जो एक मतलब हम वापस बता रही हूँ वापस कि आरबीआई ने क्या किया, सीआरआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर इन सब में कटौती कर मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से क्या किया, ब्याज दर में कमी के लिए अपने मौद्रिक उपकरणों का यूज़ किया, जिसके कारण क्या हो, निवेशक को कम ब्याज पर पूंजी प्राप्त हो जाए या लोन प्राप्त हो जाए और वो निवेश कर सके। ठीक है। अब इसी तरह से सरकार भी अपनी राजकोषीय नीति का प्रयोग करते हुए निवेश को किस तरह से बढ़ा सकती है, वो हम देखेंगे। राजकोषीय नीति क्या है? राजकोषीय नीति है सरकार की आय और व्यय की नीति। सरकार की कर से आय प्राप्त हो रही है, कर और व्यय कहाँ कर रही है, व्यय खर्च जहाँ भी कर रही है, जितने भी सेक्टर पर, उनसे संबंधित जो नीति है वो है राजकोषीय नीति। यदि सरकार क्या करे, अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा दे और टैक्सेस कम करे, तो क्या होगा, इससे भी जो उद्यमी है, नो डाउट इससे टैक्सेस कम करने से रेवेन्यू भी कम होगा, लेकिन यदि हमें निवेश बढ़ाना है अल्पकाल में ही, तो हमें क्या करना होगा, निगम कर
आय कर, इन सभी में कमी करनी पड़ेगी। यहाँ जब हम निवेश की बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा निगम करों में कमी। निगम कर क्या होता है? कंपनीज़ की प्रॉफिट पर लगने वाला कर। तो यदि उनके प्रॉफिट पर कर की दर को कम कर दिया जाएगा तो वो अपने बचे हुए लाभ का एक हिस्सा निवेश के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है? सरकार अपनी राजकोषीय नीति के माध्यम से निगम करों में कमी करे और निवेशकों को प्रोत्साहित करें। सरकार द्वारा ऊंची दर से करारोपण का निवेश पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए निगम करों में कमी अथवा लाभों को करों से मुक्ति तथा रोके गए लाभ कोषों पर करारोपण आदि से निवेशों में तेजी का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। ठीक है, इसी तरह से अब न केवल करों में कमी बल्कि अपनी एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर भी सरकार इकोनॉमी में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकती है निवेश के लिए, जो एक आशावादी एक वातावरण बन जाएगा निवेशकों के लिए। ताकि यदि जब भी सरकार एक्सपेंडिचर बढ़ाती है तो इससे लगता है कि उस सेक्टर में और रोज़गार मिलेगा, लोगों को रोज़गार मिलने से उनकी आय बढ़ेगी, क्रय शक्ति बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। इसके कारण एक प्रत्याशित लाभ की दर, जो हम एमईसी की बात कर रहे थे, वो बढ़ जाने से निवेशक निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। ठीक है, इस तरह से हम निवेश को बढ़ा सकते हैं। अगला जो पॉइंट है, सरकार की समोत्तानो उद्दीपन नीति, या इसको इंग्लिश में बोलेंगे गवर्नमेंट्स पंप प्राइमिंग पॉलिसी। देखो, जब मंदी के दौर में निजी उद्यमों में निराशा का वातावरण व्याप्त होने से वे निवेश करने से हिचकिचाते हैं, तो सरकार को सार्वजनिक निर्माण कार्यों में भारी मात्रा में व्यय द्वारा निवेशों को प्रोत्साहित करना चाहिए। देखो, इस पॉइंट को हमने ऊपर वाले पॉइंट में डिस्कस कर लिया कि राजकोषीय नीति, ये दोनों राजकोषीय नीति के भाग है। पहले में हमने करों में कमी की बात की, दूसरे में हमने सरकारी व्यय को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, सरकार क्या करे? सार्वजनिक निर्माण कार्य, वो डैम बनाए, सड़क बनाए, ब्रिजेस बनाए। ठीक है, इस तरह से स्कूल में जो है, हॉस्पिटल्स, इन सब में इन्वेस्टमेंट करें तो इससे क्या होगा? लोगों को रोज़गार मिलेगा और लोगों की आय बढ़ने से उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी और मांग बढ़ने से, हाँ, एक तरह से एमईसी बढ़ने से, लोगों की लाभ की प्रत्याशित दर बढ़ने से निवेश बढ़ेगा। ठीक है, सरकार यहाँ पर नो डाउट क्या होगा? घाटे की वित्त व्यवस्था आपको हम देख रहे थे यहाँ पर एक समस्या हमें ये भी देखने को मिलेगी कि जब सरकार व्यय बढ़ा रही है और अपने टैक्सेस को कम कर रही है तो सरकार को यहाँ अपना घाटे की बजट की नीति अपनानी पड़ेगी। डेफिसिट फाइनेंसिंग, जो केन्स ने बोला था कि मंदी की स्थिति में सरकार को घाटे का बजट भी सरकार के लिए ठीक है, अर्थव्यवस्था के लिए ठीक है, कि नीति से अर्थव्यवस्था में क्रय शक्ति को बढ़ाकर पुनर्स्थान का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग, हम नो डाउट हम ये मानते हैं कि फिजिकल डेफिसिट हमारे लिए ठीक नहीं है ज़्यादा, यदि एक सीमा तक बढ़ रहा है तो भी, लेकिन इस स्थिति से हमें उभरने के लिए हमें डेफिसिट फाइनेंसिंग का यूज़ करते हुए, मतलब कहने का मतलब हमारी आय के स्रोत भले ही कम हो जाए, हमें एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा यदि हमें निवेश की स्थिति से निवेश को बढ़ाना है या अर्थव्यवस्था को मंदी की स्थिति से उभारना है। तो ये केन्स का मानना था। उन्होंने बोला कि निजी निवेश को प्रेरित करने के लिए सरकार को डेफिसिट फाइनेंसिंग की नीति या अपने खर्चों को आय से भी ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर थोड़ा दोनों तरफ हमें बैलेंस करके चलना होगा। सरकार अपने अनप्रोडक्टिव जो खर्चे हैं या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है, वहाँ उसको कम करते हुए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उनको बढ़ाएं, ताकि सरकार पर जो ऋण का भार है वो भी इतना ना हो। तो थोड़ा एक बैलेंस वे में हम इसको आगे मतलब निवेश को बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो पॉइंट है, मजदूरी दरों में कटौती। ये प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का विचार था, लेकिन ये अभी ये मान्य नहीं है। मतलब अभी जो अर्थशास्त्री है वो भी इससे एग्री नहीं करते हैं, क्योंकि यदि मजदूरी दरों में कटौती, जैसा कि क्लासिकल्स ने बोला था, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का विचार था कि मजदूरी दरों में कटौती करके आप बेरोजगारी को दूर कर सकते हो। लेकिन मजदूरी सिर्फ न केवल लागत है उद्योगपतियों की, अभी तो वह एक तरह से मतलब एक बहुत मास पॉपुलेशन की आय का हिस्सा, आय भी है। यदि मजदूरी में कमी होगी तो आय में कमी होगी, आय में कमी से उपभोग मांग में कमी होने के कारण एग्रीगेट डिमांड, या जो केन्स ने जिसको इफेक्टिव डिमांड कहा है, वो कम हो जाएगी, जो निवेश को और हमारी राष्ट्रीय आय को वैसे ही कम कर देगी। तो ये एक समाधान नहीं हो सकता, इसको आप करेक्ट करिएगा। इसलिए ये नीचे लिखा भी, हाँ, आधुनिक युग में श्रमिक संघ मजदूरी दरों में कटौती का विरोध करते हैं। केंद्र ने निवेश बढ़ाने के लिए मजदूरी दरों में कटौती का विरोध किया है। ठीक है, इसके बदले में लचीली मुद्रा नीति के द्वारा उनकी मौद्रिक मजदूरी यथावत रखते हुए मुद्रास्फीति के माध्यम से मौद्रिक मजदूरी की क्रय शक्ति बढ़ाने का सुझाव दिया। केंद्र ने बोला कि भले ही आप मौद्रिक मजदूरी नहीं बढ़ाओ उस काल में, लेकिन लचीली मौद्रिक नीति के माध्यम से, मतलब ब्याज दर को कम करते हुए, ब्याज दर यदि कम हो जाएगी, ब्याज दर
के माध्यम से ब्याज दर को कम करते हुए आप मुद्रास्फीति को, इन्फ्लेशन को, महंगाई को कम करो ताकि लोगों की वास्तविक मजदूरी दर बढ़ जाए। कहने का मतलब जो वस्तु पहले 20 रुपये में आ रही थी आज वो 10 रुपये में आने लगे, तो भले ही लोगों की इनकम 100 रुपये ही थी, लेकिन क्या हुआ, वास्तविक मजदूरी अब 200 रुपये के बराबर हो जाएगी, वो पहले से जस्ट डबल खरीद पाएंगे। तो लोगों की क्रय शक्ति बढ़ानी है, तो मजदूरी दरों में कटौती इसका समाधान हो ही नहीं सकता, हमें बढ़ानी है। तो यदि बढ़ानी भी है, यहाँ पर हम लागत भी एकदम से नहीं बढ़ा सकते, तो हमें यहाँ पर मौद्रिक नीति का सहारा लेना पड़ेगा। इसको कंपनसेट करने के लिए, या मतलब इसके एक पूरक के रूप में हमें मौद्रिक नीति का उपयोग करना पड़ेगा, ताकि मजदूरी दर या वास्तविक मजदूरी दर को बढ़ाया जा सके, जिसके माध्यम से उपभोग और एग्रीगेट डिमांड को बढ़ावा मिल सके। इसी के माध्यम से यदि एग्रीगेट डिमांड या उपभोग मांग बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था में लाभ की प्रत्याशाएं बढ़ेगी निवेशकों की, और वो निवेश भी बढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब उपभोग मांग बढ़ रही है तो प्रोडक्शन होगा, उत्पादन होगा, तो रोजगार भी, नए लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो जब प्रोडक्शन हो रहा है, नई पूंजी की डिमांड होगी, तो वो ऑब्वियसली वही निवेश है, तो इस तरह से निवेश भी होगा। अगला जो पॉइंट है, कीमत समर्थन नीति, प्राइस सपोर्ट पॉलिसी। अर्थव्यवस्था में कीमतों में उतार चढ़ाव का निजी निवेशों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। देखो, जब इकोनॉमिक्स में स्टेबिलिटी की कंडीशन होती है, स्थिरता की स्थिति होती है, तब इकोनॉमी में आप जो निवेशकों को एक श्योरिटी होती है, तो वो निवेश ज़्यादा करते हैं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल रहा है कीमतों में, तो वो थोड़ा एक नेगेटिव प्रभाव या प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। तो यह मंदी के समय जब वस्तुओं की कीमतें गिरती है, तो सरकार कीमत समर्थन नीति के अनुसरण से आवश्यक वस्तुओं को खरीद कर उनका संग्रह कर ले, ताकि बाजार में उन वस्तु का मूल्य समर्थन मूल्य से कम नहीं होगा और बाजार में कीमतें ऊँची बनी रहेगी तथा उनके उत्पादकों को उचित कीमत मिल सकेगी। देखो, हमेशा महंगाई बुरी नहीं होती है, ठीक है, हमेशा हम ये बोलते हैं क्योंकि कीमत जो हम दे रहे हैं एक तरह से उपभोक्ता की लागत है, तो एक उद्योगपति जो फर्म है या विक्रेता है उसका एक प्रॉफिट का भाग भी है। तो यदि कीमतें हमेशा यदि बहुत ज़्यादा गिर रही है, तो वो भी अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इससे क्या होगा, जो निवेशक है, जो विक्रेता है, वो उस तरह से उसमें निवेश करने के लिए हतोत्साहित होंगे, उत्पादन वो अपना कम करेंगे, क्योंकि उनको अपनी उत्पादन लागत का उतना हिस्सा नहीं मिल पाएगा। तो वो क्या करेंगे, धीरे धीरे अपने उत्पादन में कटौती करना चाहेंगे। इसलिए यदि प्राइसेस थोड़ी सी बढ़ रही होती है इकोनॉमी में, या महंगाई थोड़ी बढ़ती है, तो उससे क्या होगा, उत्पादक वर्ग के लिए एक मोटिवेशन का काम करती है, उनके लाभ में वृद्धि से वो और ज़्यादा निवेश करते हैं। तो यहाँ पर हमें ना तो ज़्यादा कीमतों में गिरावट अच्छी है अर्थव्यवस्था के लिए, ना ही वृद्धि। महंगाई के अपने अलग दोष है, और मंदी की स्थिति में जब कीमतें गिर रही है, तो उनकी अर्थव्यवस्था में और प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलता है। तो सरकार क्या करे, जब ऐसी परिस्थितियाँ हो रही है, तो सरकार इंटरवेंशन करे जिन वस्तुओं की प्राइसेस बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है। तो जैसे हम देखते हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या बहुत सारी सरकार की जो एजेंसी है, वो क्या करे, अपने इंटरवेंशन करते हुए, हस्तक्षेप करते हुए इनको थोड़ा सा अपने खरीदने की नीति अपनाए, ताकि मार्केट में इनकी सप्लाई कम। देखो, प्राइसेस कम की होती है, सप्लाई ज़्यादा है मांग से, मतलब जब भी किसी वस्तु की पूर्ति उसकी मांग से ज़्यादा होगी, तो उसकी कीमतें घटने लगेगी। तो सरकार क्या करे यहाँ पर, यदि जिस सेक्टर में बहुत ज़्यादा मंदी की स्थिति है, मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा पूर्ति हो रखी है लेकिन मांग नहीं है, तो वहाँ पर क्या करे, सरकार उस मांग को करे, सरकार उस क्षेत्र में मांग बढ़ाए, ताकि उस वस्तु की कीमतें ऊपर आ सके और जो निजी निवेशकों है उनको प्रोत्साहन मिल सके। ठीक है, इसी तरह से जब मान लो किसी क्षेत्र में महंगाई की स्थिति देखने को मिल रही है, तो सरकार क्या करे, वहाँ पर जैसे बाहर से इम्पोर्ट करे उस वस्तु का। जैसे बीच में आपने देखा होगा दाल की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, तो सरकार ने क्या किया, विदेशों से जो हमारी इम्पोर्ट ड्यूटी थी दाल पे, उस पर कम की और दालों का इंपोर्ट किया, मतलब आयात किया, ताकि उसकी सप्लाई बढ़ाई जा सके, उसकी पूर्ति बढ़ाई जा सके और दालों की प्राइस को दालों की कीमत को नियंत्रित या कम किया जा सके। ठीक है, इस तरह से सरकार का एक महत्वपूर्ण योगदान है देश की अर्थव्यवस्था को मतलब स्थिर बनाए रखने में, या आप बोलोगे इसके विकास में, राष्ट्रीय आय, रोजगार, उत्पादन को बढ़ाने में, स्पेशली हम बोलेंगे निवेश को बढ़ाने में, क्योंकि निवेश किन्स के अनुसार निवेश हमारी जो मांग है, समग्र मांग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसको बढ़ाकर ही हम देश को मंदी की स्थिति से उबार सकते हैं। अगला जो पॉइंट है, एकाधिकारी प्रवृत्तियों पर प्रभावी नियंत्रण। देखो, जब हम ये मानते हैं कि जब कंपटीशन है अर्थव्यवस्था में, जब भी अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा होती है, वो उपभोक्ता के लिए भी सही है और बाकी इकोनॉमी के लिए भी ठीक है, क्योंकि उससे क्या होता है, अर्थव्यवस्था की जो संसाधन है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन होता है, उनका अधिकतम और या बोलें कि अधिक कुशल उपयोग संभव हो पाता है। ठीक है,
अब लेकिन होता क्या है, जब बाज़ार में बहुत बड़ी उत्पादक फर्में हैं, काम कर रही हैं और उनका एकाधिकार है, तो वो क्या करती है, छोटी छोटी फर्मों के बाज़ार में प्रवेश और निवेशों की प्रवेश को रोकती है। क्यों? जब एक बहुत बड़ी फर्म बाज़ार में है, तो जब वो उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मतलब अपनी लार्ज स्केल के कारण बहुत सारे प्रॉफिट मिलते हैं। मतलब आप देखते हो, जो बड़ी फर्म है वो यदि कच्चा माल भी खरीदेगी, तो हम भी जैसे कुछ मार्केट में जाते हैं, तब जब कुछ सामान लेने जाते हैं, तो हम या तो एक यूनिट खरीद रहे हैं तो उसकी प्राइस कुछ अलग होगी, लेकिन हम लार्ज में खरीदें, हम होलसेल परचेजिंग उसमें मार्केट में यदि हम परचेज़ करें कि हमें बहुत ज़्यादा क्विंटल्स ऑफ उसकी मात्रा चाहिए, तो क्या हो गई, प्राइस कम हो जाती है। तो इसी कारण जो बड़ी फर्में होती हैं उनके लिए लागत इन कारणों से थोड़ी कम हो जाती है। उनको बहुत सारी इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमीज, आर्थिक मितव्ययताएँ प्राप्त होती है, जिसके कारण उनकी लागत कम होती है। उसका लाभ उठाते हुए वे दूसरी छोटी फर्मों को मार्केट में एंटर करने से रोकती है, क्योंकि उनकी वस्तुएं और जो नई फर्में हैं उनके कारण काफ़ी दोनों में अब प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है, तो छोटी फर्में मार्केट में पनप नहीं पाती। तो इसलिए एकाधिकारी प्रवृत्तियों को रोकने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए, ताकि प्रतिस्पर्धा और छोटे छोटे उत्पादकों को या एमएसएमई सेक्टर है उसको निवेश करने का मौका मिल सके। क्योंकि हम देखते हैं जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है, मार्जिनल स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, वहाँ पर रोजगार के जो स्तर है, रोजगार के जो अवसर है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। वहाँ पर हम जो हमारी पब्लिक का बहुत बड़ा पार्ट है उसको वहाँ पर रोज़गार मिल सकता है। तो वो वहाँ पर जो लोग रोज़गार में इन्वॉल्व है, मतलब उनको जो मिल रहा है, तो उसके कारण उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी। उनकी आय बढ़ने से वो हमारी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाएंगे, निवेश को भी और उपभोग को भी, जो हमारी अर्थव्यवस्था को मंदी की स्थिति से उभारने के लिए उपयोगी हो सकते हैं। अगला है अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा। सरकार द्वारा अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देने के लिए भी प्रभावी कदम उठाने चाहिए। उसके लिए अर्थव्यवस्था में सुदृढ़ संस्थागत ढांचा तैयार करना चाहिए। मतलब हम कभी भी आज जब आगे बढ़ने की बात करते हैं, तो हमें रिसर्च इनोवेशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम किस सेक्टर में हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, अर्थव्यवस्था का कौन सा सेक्टर है जो अछूता रह गया। जैसे अभी हम देखते हैं अर्थव्यवस्था में अभी हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, नो डाउट, जो अभी हम सर्विस सेक्टर की बात करें, बहुत हमारा आगे बढ़ा है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी वो भी ठीक है, आगे बढ़ रहा है। पहले की तुलना में हमारी जीडीपी में लगभग 25% हम टारगेट रख के चल रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान हो। और लेकिन जो हमारा कृषि क्षेत्र है वो अभी हमारी जीडीपी का लगभग बहुत ही कम हिस्सा, 13-14% उसका हिस्सा जीडीपी में है। तो यहाँ पर एक बहुत रिसर्च और इनोवेशन की ज़रूरत है, ताकि हम कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ा सकें। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम चल रहा है अभी, लेकिन कृषि क्षेत्र को फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 50-60% पॉपुलेशन इस पर निर्भर है। और इसको हम बढ़ाकर हमारी अर्थव्यवस्था में हम एक आमूल-चूल परिवर्तन हम देखने को मिल सकते हैं। तो अभी जो हम देख रहे होंगे 3 एक्ट लाए गए हैं सरकार के द्वारा, वो भी इसी उद्देश्य की तरफ हमें ले जा रहे हैं कि हम कृषि क्षेत्र को किस तरह से भविष्य में उसका विकास कर सके, उसको देश की जीडीपी में उसका हिस्सा बढ़ा सके। ठीक है, ये कुछ उपाय थे निवेश को बढ़ाने के, या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मंदी की स्थिति से उभारने के लिए। तो आज की हम कोरोना की स्थिति में हम देखते पिछले तो पूरा 2020 कोविड के कारण पूरा लॉकडाउन और हमने ये सब देखा, उसके कारण जो अर्थव्यवस्था है बिल्कुल ठप हो गई। हमारी आर्थिक गतिविधियाँ कम हो गई बिल्कुल। अब धीरे धीरे वापस मार्केट ओपन हो रहे हैं, तो गतिविधियाँ बढ़ रही हैं। तो अब ज़रूरी है निवेशकों के अंदर वापस वो उत्साह और वापस वो आशावादिता जगाने के लिए सरकार को यहाँ पर इंसेंटिव लेने होंगे। सरकार को आगे आकर अपना जो भूमिका है वो निभानी पड़ेगी। और उसमें सरकार, जैसे अभी बजट आ रहा है, उसमें भी उसको बहुत ऐसे स्टेप लेने की ज़रूरत होगी, ताकि वो निवेशकों को एक थोड़ा पॉजिटिव या एक आशावादी की जो उम्मीद है वो दे सके कि भविष्य में निवेश बढ़ेगा। आप आइए, निजी निवेशकों को वो प्रोत्साहित करेगी, ताकि निवेश बढ़ सके और अर्थव्यवस्था हमारी वापस पटरी पर आ सके। ठीक है, तब तक कि आप इसको पढ़िए, और इसमें कुछ डाउट हो और भी आपकी कुछ क्वेरीज हो तो आप कमेंट करिए। मैं कोशिश करूँगी आपको वापस समझाने की। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।